अध्याय 2। पुराने सिस्टर्शन घर का शांत वातावरण कभी इतनी बेरहमी से नहीं झकझोरा गया था। कभी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था, इतना अचानक, इतना छोटा और इतना सफल। फिर भी एबट बेरघेर्श का व्यक्तित्व इतना मजबूत था कि एक साहसी विस्फोट उनके विशाल परिवार की स्थापित व्यवस्था को खतरे में नहीं डाल सकता था। कुछ गर्म और कड़वे शब्दों में उन्होंने अपने झूठे भाई के निकलने की तुलना हमारे पहले माता पिता के बाग से निष्कासन से की, और यह भी साफ इशारा कर दिया कि अगर सुधार नहीं हुआ तो समुदाय के कुछ और लोग भी खुद को उसी बुरे और खतरनाक हालात में पा सकते हैं। इस प्रकार नैतिक शिक्षा देकर और अपने झुंड को उचित विनम्रता की स्थिति में लाकर उन्होंने उन्हें एक बार फिर उनके कामों पर भेज दिया और खुद अपने निजी कक्ष में चले गए, ताकि अपने उच्च पद के कर्तव्यों के निर्वाह में आध्यात्मिक सहायता खोज सकें। एबट अब भी घुटनों पर थे जब उनकी कोठरी के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उनकी प्रार्थना में खलल डाला। इस रुकावट पर बहुत अच्छे मन से न उठते हुए उन्होंने अंदर आने का आदेश दिया, लेकिन उनकी बेसब्री की नज़र एक सुखद और पिता जैसी मुस्कान में बदल गई जब उनकी निगाहें आने वाले पर पड़ी। वह एक पतले चेहरे वाला, पीले बालों वाला युवक था, मध्यम कद से कुछ ऊंचा, सुघड़ और सुगठित, सीधी और लचीली देह और उत्सुक बचकानी विशेषताओं वाला। उसकी साफ, विचारशील धुंधली आंखें और तेज, नाजुक भावभंगिमा एक ऐसे स्वभाव की कहानी कहते थे जो दुनिया के शोर भरे सुख दुख से दूर विकसित हुआ था। फिर भी मुंह की एक बनावट और ठुड्डी का एक उभार उसे स्त्रैणता के किसी भी निशान से मुक्त करता था। हो सकता था कि वह आवेगी हो, उत्साही, संवेदनशील, अपने स्वभाव में कुछ सहानुभूतिपूर्ण और ढलने वाला, लेकिन प्रकृति के संकेतों का कोई भी पर्यवेक्षक विश्वास के साथ दावा कर सकता था कि उसके कोमल, मठपले तौर तरीकों के नीचे जन्मजात दृढ़ता और ताकत छिपी थी। युवक मठ के कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण पोशाक में था, हालांकि उसकी जर्किन, चोगा और होज सब गहरे रंग के थे, जैसा कि पवित्र परिसर में रहने वाले के लिए उचित था। उसके कंधे से लटकती एक चौड़ी चमड़े की पट्टी एक स्क्रिप या थैला थामे थी, जैसा यात्री आमतौर पर ले जाते थे। एक हाथ में उसने एक मोटी छड़ी पकड़ी थी जिसकी नोक धातु से मढ़ी थी, जबकि दूसरे हाथ में उसने अपनी टोपी पकड़ी थी जिसके सामने की तरफ रोकमडोर की हमारी लेडी की छवि से अंकित 3 का एक चौड़ा पदक लगा था। तो तुम तैयार हो, प्रिय बेटे, एबट ने कहा। यह सचमुच आने जाने का दिन है। अजीब बात है कि एक ही 12 घंटों में एब्बे ने अपना सबसे गंदा खरपतवार फेंक दिया और अब वह खो रहा है जिसे हम अपना सबसे बढ़िया फूल मानते हैं। आप बहुत दयालुता से बोलते हैं, पिताजी, युवक ने जवाब दिया। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं कभी बाहर नहीं जाता, बल्कि अपने बाकी दिन यहीं ब्यूलियो में गुजार देता। जहां तक मेरी याद जाती है, यही मेरा घर रहा है और इसे छोड़ना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। जिंदगी बहुत से दुख लाती है, एबट ने कोमलता से कहा। कौन है जो इनसे बचा है? तुम्हारा जाना हमारे लिए भी उतना ही दुख है जितना तुम्हारे लिए, लेकिन कोई चारा नहीं। मैंने तुम्हारे पिता एडरिक द फ्रैंकलिन को अपना वचन और पवित्र वादा दिया था कि 20 साल की उम्र में तुम्हें दुनिया में भेज दिया जाएगा ताकि तुम खुद देख सको कि इसका स्वाद तुम्हें कैसा लगता है। बैठ जाओ, एलिन, क्योंकि जल्द ही तुम्हें आराम की जरूरत पड़ सकती है। युवक ने जैसा कहा गया वैसे ही बैठ गया, लेकिन अनिच्छा और झिझक के साथ। एबट संकरी खिड़की के पास खड़े थे और उनकी लंबी काली परछाई सरकंडे बिछे फर्श पर तिरछी पड़ रही थी। 20 साल पहले, उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता मिनिस्टेड के फ्रैंकलिन मर गए
और उन्होंने एब्बे के लिए मैलवुड की 100 में 3 हाइड समृद्ध जमीन छोड़ी और हमें अपना शिशु बेटा भी इस शर्त पर सौंपा कि हम उसे तब तक पालेंगे जब तक वह बालिग हो जाए। ऐसा उन्होंने आंशिक रूप से इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी मां मर चुकी थी और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई, जो अब मिनिस्टेड के सॉकमैन है, पहले ही उस भयानक और अशिष्ट स्वभाव के संकेत दे चुके थे जो उन्हें तुम्हारे लिए उचित साथी नहीं बनाता। लेकिन उनकी इच्छा और अनुरोध था कि तुम क्लॉइस्टर में न रहो, बल्कि एक उचित उम्र में दुनिया में लौट जाओ। लेकिन पिताजी, युवक ने टोका, क्या यह सच नहीं है कि मैं क्लर्कशिप में पहले ही कई डिग्री आगे बढ़ चुका हूं? हाँ प्रिय बेटे, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हें उस पोशाक से रोक सके जो तुम अब पहनते हो या उस जीवन से जो तुम्हें अब जीना होगा। तुम पोर्टर रहे हो, हाँ पिताजी। एक्सॉर्सिस्ट, हाँ पिताजी। रीडर, हाँ पिताजी। अकॉलाइट, लेकिन नियमितता या शुद्धता की कोई शपथ नहीं ली। नहीं पिताजी। तो तुम सांसारिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे सुनने दो कि तुम बोलियो से क्या तोहफे लेकर जा रहे हो। कुछ महीने पहले से जानता हूँ। सिटोल और रेबेक बजाना तो है ही। हमारा गायक दल तुम्हारे बिना गुंगा हो जाएगा। तुम नक्काशी भी करते हो। युवक का पीला चेहरा कुशल कारीगर के गर्व से लाल हो गया। हाँ पूज्य पिताजी। उसने जवाब दिया, अच्छे ब्रदर बार्थोलोम्यू की कृपा से मैं लकड़ी और हाथी दांत में नक्काशी करता हूँ और चांदी और कांसे में घी कुछ कर सकता हूँ। ब्रदर फ्रांसिस से मैंने वेलम, कांच और धातु पर चित्रकारी सीखी है, उन रंगों और एसेंस के ज्ञान के साथ जो नमी या तेज हवा के बावजूद रंग को सुरक्षित रख सकते हैं। ब्रदर लूक ने मुझे डेमस के काम में और तीर्थ स्थानों, टेबरनेकल, डिप्टिक और थ्रिप्टिक की इनिमलिंग में कुछ कौशल दिया है। इसके अलावा मैं कवर बनाने, कीमती पत्थरों की कटाई और उपकरणों के निर्माण के बारे में भी थोड़ा जानता हूँ। सचमुच एक अच्छी सूची है। अधिपति मुस्कुराते हुए बोले, कैम्ब्रिज या ओक्सफोर्ड का कौन सा क्लर्क इतना कह सकता है? लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, मुझे डर है कि वहां दिखाने के लिए इतना कुछ नहीं है। नहीं पिताजी, वह काफी थोड़ी रही है। फिर भी हमारे अच्छे चांसलर की कृपा से मैं पूरी तरह अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने ओकहम, ब्रैडवर्डाइन और स्कूल के अन्य विद्वानों को पढ़ाए, साथ ही विद्वान डनस्कोटस और पवित्र अक्विनास की किताब भी। लेकिन इस दुनिया की चीजों के बारे में तुमने अपनी पढ़ाई से क्या सीखा है? इस ऊंची खिड़की से तुम बकलरशार्ड के पेड़ों से ढे छोर और धुएं के पार एक्स के मुहाने और चमकते समुद्र की एक झलक देख सकते हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, एलिन, अगर कोई आदमी एक जहाज ले और उन पानियों पर पाल फैलाकर चल दे, तो वह कहाँ पहुँचने की उम्मीद कर सकता है? युवक ने विचार किया और अपनी छड़ी की नोक से सरकंडों के बीच एक नक्शा खींचा। पूज्य पिताजी, उसने कहा, वह फ्रांस के उन हिस्सों पर पहुंचेगा जो महामहिम राजा के अधिकार में है। लेकिन अगर वह दक्षिण की तरफ मुड़े तो वह स्पेन और बर्बरी राज्यों तक पहुंच सकता है। उत्तर में फ्लैंडर्स और ईस्टलैंडर्स और मस्कोवाइट्स का देश होगा। सच? और अगर राजा के इलाकों में पहुंचने के बाद वह पूर्व की तरफ आगे बढ़ता रहे तो? तब वह फ्रांस के उस हिस्से पर पहुंचेगा जो अब भी विवाद में है, और वह एविग्नॉन के मशहूर शहर तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता है, जहां हमारे परम पूज्य पिता ईसाई जगत के सहारे रहते हैं। और फिर
फिर वह एल्मेंस की भूमि और महान रोमन एम्पायर से गुजरेगा, और फिर हांस और लिथुआनियन बुत परस्तों के देश में, जिसके परे कॉन्स्टेंटीन का महान शहर और महमाद के अपवित्र अनुयायियों का राज्य है। और उसके परे, प्रिय बेटे, उसके परे जेरूसलम और पवित्र भूमि है, और वह महानदी जिसका स्रोत गार्डन ऑफ एडन में है। और फिर नहीं, अच्छे पिताजी, मैं नहीं बता सकता। मुझे लगता है दुनिया का अंत वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो हम अब भी तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं, एलिन। एबट ने आत्मसंतुष्टि से कहा। जान लो कि वहां और दुनिया के अंत के बीच बहुत से अजीबोगरीब राष्ट्र बसते हैं। अमेजॉन्स का देश है, और बौनों का देश, और सुंदर लेकिन दुष्ट औरतों का देश जो बस देखने भर से मार डालती है, बेसिलिस्क की तरह। उसके परे फिर प्रियस्ट जॉन का राज्य और महान छम का साम्राज्य है। ये बातें मैं पूरी सच्चाई से जानता हूँ, क्योंकि मैंने ये उस पवित्र ईसाई और बहादुर योद्धा सर जॉन डी मैंडेविल से सुनी थी, जो साउथहैम्पटन आते जाते 2 बार बोलियो में रुके और रेफेक्ट्री में पाठक के डेस्क से अपने अनुभवों के बारे में हमसे बातें करते रहे, यहाँ तक कि बहुत से अच्छे भाइयों को न तो निवाला मिला और नहीं घूट। इतने मंत्रमुग्ध थे वे उनकी अजीब कहानियों से। मैं जानना चाहता हूँ, पिताजी, युवक ने पूछा, कि दुनिया के अंत में क्या हो सकता है। कुछ चीजें हैं, एबट ने गंभीरता से जवाब दिया, जिनके बारे में पूछताछ करना हमारे लिए कभी अभिप्रेत नहीं था। लेकिन तुम्हारे सामने एक लंबा रास्ता है। तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? मिंस्टेड में अपने भाई के पास। अगर वह सचमुच एक अधर्मी और हिंसक आदमी है, तो और भी जरूरी है कि मैं उसे ढूंढूं और देखूं कि क्या मैं उसे बेहतर रास्तों पर मोड़ सकता हूं। एबट ने सिर हिलाया। मिनिस्टेड के सॉकमैन ने पूरे इलाके में एक बुरा नाम कमाया है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें उसके पास जाना ही है, तो कम से कम यह देखना कि वह तुम्हें उस संकरे रास्ते से न भटकाए जिस पर चलना तुमने सीखा है। लेकिन तुम ईश्वर की देखरेख में हो, और खतरे और मुसीबत में हमेशा ईश्वर की तरफ देखना। सबसे बढ़कर औरतों के जाल से बचना, क्योंकि वे हमेशा युवाओं के मूर्ख पैरों के लिए बिछाए जाते हैं। घुटनों पर आओ, मेरे बच्चे, और एक बूढ़े आदमी का आशीर्वाद लो। एलेन एड्रिक्सन ने सिर झुकाया, जबकि एबट ने अपनी दिली प्रार्थना उंडेल दी कि स्वर्ग इस युवा आत्मा पर नजर रखे, जो अब दुनिया के अंधेरे और खतरे में जा रही थी। यह उन दोनों के लिए कोरी रस्म नहीं थी। उनके लिए मानवजाति का बाहरी जीवन सचमुच हिंसा और पाप का जीवन लगता था, शारीरिक और उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक खतरों से घिरा हुआ। उन दिनों स्वर्ग भी उनके बहुत करीब था। बादलों की गड़गड़ाहट और इंद्रधनुष में, बवंडर और बिजली में ईश्वर की प्रत्यक्ष मौजूदगी देखी जाती थी। आस्तिक के लिए स्वर्गदूतों और धर्मांगीकार करने वालों और शहीदों के बादल, संतों और मुक्ति पाए हुए लोगों की फौजें हमेशा धरती पर अपने संघर्षरत भाइयों पर झुकी रहती थीं, उन्हें उठाती, प्रोत्साहित करती और सहारा देती थीं। तब हल्के दिल और ज्यादा साहस के साथ युवक एबट के कमरे से मुड़ा, जबकि बाद वाले सीढ़ियों तक उसके पीछे आकर अंततः उसे पवित्र जूलियन यात्रियों के संरक्षक की सुरक्षा में सौंप दिया। नीचे एब्बे के बरामदे में मॉन्क उसे आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। बहुत से अपने साथ विदाई चिन्ह लाए थे, जिससे वह उन्हें याद रख सके। वहां ब्रदर बार्थोलोम्यू थे दुर्लभ नक्काशीदार हाथी दांत के क्रूसीफिक्स के साथ, और ब्रदर लूक सुनहरी मधुमक्खियों से सजी सफेद जिल्द वाली साल्टर के साथ, और ब्रदर फ्रांसिस वेलम पर बहुत सुंदरता से चित्रित मासूमों का वध के साथ।
ये सब ठीक से यात्री के स्क्रिप्ट में पैक कर दिए गए और इन सब के ऊपर बूढ़े सिब जैसे चेहरे वाले ब्रदर अथनेजियस ने सिन्नेल ब्रेड और रैमल चीज का एक पैकेट और मशहूर नीली मोहर वाली एब्बे वाइन की एक छोटी फ्लास्क रख दी। इस तरह हाथ मिलाने, हंसी और आशीर्वादों के बीच एलेन एड्रिक्सन ने ब्यूलियू की तरफ पीठ कर ली। सड़क के मोड़ पर वह रुका और पीछे देखा। वहां वह फैली हुई इमारत थी जिसे वह इतनी अच्छी तरह जानता था। एबट का घर, लंबा चर्च, मेहराबों की कतारों वाला क्लॉइस्टर, सब शाम के सूरज में नहाए और मुलायम हुए। वहां एक्स नदी का चौड़ा मोड़ भी था, पुराना पत्थर का कुआं, वर्जिन का छतरीदार आला और सबके केंद्र में सफेद चोगे वाली आकृतियों का झुंड जो उसे हाथ हिला रहा था। एक अचानक धुंध युवक की आंखों के सामने तैर गई और वह भारी दिल और रुंधे गले के साथ अपनी यात्रा पर मुड़ गया।